गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कास रोग निदान पर चर्चा करेंगे। कास रोग निदान मीन्स डायग्नोसिस ऑफ कास रोग। यह चैप्टर चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 18वां चैप्टर है और हिक्का श्वास की चिकित्सा का वर्णन करने के बाद आचार्य चरक कास चिकित्सा का प्रकरण या टॉपिक जो है उसको डिस्कस किए हैं। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि हिक्का श्वास के बाद कास रोग का वर्णन क्यों किया आचार्य ने। तो इसका समाधान करते हुए चक्रपाणी कहते हैं कि चूँकि हिक्का श्वास के जो निदान हैं, जो कारण हैं, वही कारण कास रोग के भी होते हैं। और हिक्का श्वास में जो हम साधारण या सामान्य चिकित्सा सिद्धांत फॉलो करते हैं, वही चिकित्सा सिद्धांत अगर कास की चिकित्सा में भी हम फॉलो करें तो रोगी को फ़ायदा होता है। तो निदान में भी साम्य है और चिकित्सा सिद्धांत भी जो हिक्का श्वास में व्यवहृत होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनका कास में भी हम करते हैं। इसलिए हिक्का श्वास के बाद चरक ने कास चिकित्सा का जो प्रकरण या टॉपिक है उसका वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत भी इस बात को कहे हैं कि कास रोग के निदान हिक्का श्वास के समान होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कास रोग का वर्णन उत्तर तंत्र के 52वें अध्याय में किया है, 52nd चैप्टर ऑफ उत्तर तंत्र में। और वहाँ पर उन्होंने कास रोग के 5 भेद चरक की तरह बताए हैं, उनकी चिकित्सा आदि इसका वर्णन किया है, जिसको आप डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। कास रोग जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो स्वतंत्र रोग रूप में भी होता है और परतंत्र रोग के रूप में भी देखा जाता है। स्वतंत्र रोग रूप में कैसे होगा? जब कास प्रमुख रोग के रूप में अभिव्यक्त होगा, किसी रोग के लक्षण के रूप में नहीं होगा, तो उसको हम स्वतंत्र कास रोग कहेंगे। और परतंत्र कास रोग कौन सा होगा? जो किसी दूसरे रोग के लक्षण रूप में, जहाँ कास या खांसी एक लक्षण के रूप में जहाँ देखने को मिलती है, वहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ कास रोग परतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ। स्वतंत्र रूप से जो कास उत्पन्न हुआ उसकी कासोक्त जो चिकित्सा है, कास रोग की जो चिकित्सा है संहिताओं में, वो करने से लाभ होता है। जबकि किसी और व्याधि के लक्षण रूप में जहाँ कास हो रहा है, अर्थात परतंत्र कास जो है वो उस मुख्य व्याधि की चिकित्सा से ठीक होता है। इस दृष्टि से रोग का भेद बताना नितांत जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं कास रोग लंबे समय तक रहने पर क्षय रोग का भी कारण होता है। ऐसा चरक संहिता के निदान स्थान के 8वें अध्याय में आचार्य चरक ने कहा है। लोक में भी इस रोग की सीवियरिटी को बताते हुए एक प्रसिद्ध कहावत है कि रोगों की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हाँसी। इस कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कि कई सारे रोगों का मूल कारण है खांसी और झगड़े की जड़ हाँसी, यानी आप किसी पर अनावश्यक रूप से अगर हंस दें तो झगड़ा होने के लिए सफिशियंट होता है। इसी तरह से खांसी जो है किसी को लंबे समय तक अगर रह जाए तो बहुत सारे रोगों का कारण बन सकती है। ये चरक सुश्रुत आदि आचार्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि लंबे समय तक खांसी रहना ठीक नहीं। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन भी इस बात को मानता है कि लंबे समय तक खांसी रहना टीबी आदि डिजीज़ का कारण हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस का कारण हो सकता है। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो एडल्ट है उनमें 8 सप्ताह से अधिक अगर खांसी रह जाए और बच्चों में 4 सप्ताह से अधिक, तो वो क्रोनिक कफ के अंतर्गत माना जाता है और वो कई सारे रोगों को उत्पन्न कर सकता है। उसको चिकित्सा की दृष्टि से बहुत सीवियर या उसको बड़ी केयरफुली चिकित्सा करनी चाहिए, उसमें नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। अगर हम कास रोग के कारणों की चर्चा करें तो बाह्य कारणों से भी कास होता है, जैसे डिफरेंट एलर्जेंस, वो धूल धुआं आदि के रूप में या पॉलन के रूप में नासा मार्ग में या श्वास मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं और उसके रिएक्शन या के रूप में जो रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी का होता है और उस रूप में कास होता है। ऐसे भोजन का बीमार गमन, अर्थात भोजन करते समय कई बार हम जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं, अन्यमनस्क होकर करते हैं, और यदि भोजन का छोटा सा ग्रास या एक पार्टिकल भी अगर श्वास नली में चला जाए, छोटा सा पार्टिकल, तो भी उसके रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में कास या खांसी देखने को मिलती है। ये सब बाह्य कारण के अंतर्गत आएंगे। आभ्यंतर कारण जो है कास के, उसके अंतर्गत हम सैद्धांतिक रूप से जो दोष हैं वात पित्त कफ आदि, उनका वैषम्य जो है उसको हम आभ्यंतर कारण मान सकते हैं। जब ये दोष विषम हो जाए, जब प्राणवश जो स्रोतस है उसके अंतर्गत वायु के आवागमन में कोई बाधा हो, कफ पित्त आदि के बढ़ने से अवरोध हो, या रक्त का अधिक वहाँ पर फ्लो हो के कंजेशन हो किसी भी कारण से, या वहाँ पर कोई सूजन हो जिससे वहाँ पर एयर का जो स्पेस होना चाहिए वो कम हो जाए, ऐसी स्थिति में कास आदि रोग देखा जाता है। श्वास आदि भी वहाँ पर हो सकता है। तो दोषों का वैषम्य हम आभ्यंतर कारण में मान सकते हैं। दूसरी बात कि कुछ संक्रामक रोग हैं, उनमें भी लक्षण रूप में कास देखने को मिलता है, लेकिन कुछ असंक्रामक जो कारण है उनके कारण भी कास रोग होता है। अगर कास रोग में हम दोषों की गति कैसी होती है इस पर चर्चा करें
तो आचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि इसमें वातादि दोषों की ऊर्ध्व गति होती है, विशेष रूप से उदान वायु सहित प्राण वायु कंठ मार्ग से बाहर की ओर निकलता है, एक शब्द विशेष उत्पन्न करते हुए। काश रोग की या काश शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति जो है उसको अगर हम देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन काश रोग के बारे में मिल जाती है। एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ काश वर्ड। तो काश शब्द कस धातु और घृ प्रत्यय से बना है, और कस धातु जो है वो गति और शातन इन दो अर्थों में आती है, और संयोग से दोनों अर्थ काश रोग से संबंधित एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। यहाँ काश रोग में गति से हम क्या अर्थ लेंगे? दोषों की ऊर्ध्व गति। और शातन का अर्थ होता है पीड़न करना, पीड़ित करना, या शीर्णन करना, या काटने जैसी पीड़ा करना आदि आदि। तो काश रोग के कारण जब काश रोग बहुत बढ़ जाता है तो उरह प्रदेश, पार्श्व आदि प्रदेश में शीर्णन या काटने की तरह पीड़ा या व्यथा या कष्ट भी होता है, तो शातन भी होता है, और वायु की ऊर्ध्व गति होती है। तो कस धातु के जो दो अर्थ है, गति और शातन, वो दोनों अर्थ काश में देखे जाते हैं, दोनों लक्षण काश में देखे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं काश शब्द कु शब्द धातु से बना है। कु धातु है वो शब्द अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो काश में एक शब्द विशेष भी उत्पन्न होता है। उसके लिए सुश्रुत ने कहा है कि खांसी का मरीज जब खांसता है तो उसकी आवाज़ ऐसी आती है जैसे फूटे हुए कांस्य पात्र को अगर हम किसी से बजावें तो जो आवाज़ आती है वैसी ध्वनि या स्वर काश रोगी के खांस में होता है। और इन व्युत्पत्ति या एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन के आधार पर चरक ने निरुक्ति कही अपने तंत्र में कि कसनाथ काश उच्चते। चूंकि इस रोग में कसन होता है यानी गति और शातन रूप दोनों लक्षण होते हैं, इसलिए इसको काश कहा जाता है। अब हम काश रोग के भेदों के बारे में थोड़ा विचार करें। यहाँ भेदों के संदर्भ में आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों एक मत हैं। आचार्य चरक ने जो 5 भेद बताए काश के, वही आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ के उत्तर तंत्र के 52वें अध्याय में बताए हैं। वो 5 भेद है: वातज काश, पित्तज काश, कफज काश, क्षतज काश और क्षयज काश। और फिर इन 5 भेदों का नामोल्लेख करने के बाद आचार्य चरक कहते हैं कि ये 5 काश अगर बढ़ जाते हैं तो क्षय उत्पन्न करने वाले होते हैं। कहते हैं वर्धमानः क्षय प्रदा, अर्थात ये 5 के 5 काश अगर अधिक स्वरूप में बढ़ जाएं या अधिक दिनों तक रह जाए तो ये क्षय को उत्पन्न करने वाले होते हैं, क्षय रोग। और सुश्रुत भी लगभग यही बात शब्दांतर से कहे हैं कि विवर्धितो यक्ष्म विकार कृत, अर्थात ये काश जो हैं वो अगर बढ़ जाएं, इनको टाइम से हम ट्रीट नहीं करें और अगर इनके लक्षणों में वृद्धि अगर हो जाती है, लंबे समय तक अगर ये रह जाते हैं तो ये यक्ष्मा या राजयक्ष्मा रोग को करने वाले होते हैं। अब हम काश रोग की सामान्य संप्राप्ति पर थोड़ा विचार करें। काश रोग के निदान स्पष्ट रूप से सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 52वें अध्याय में कहे, जहाँ वो कहते हैं धूम धूलि आदि का नासा मार्ग में जाने से, या व्यायाम आदि के अधिक करने से, या रुक्षान का निरंतर प्रयोग करने से, या अन्न का विमार्ग गमन या वेगावरोध आदि इन कारणों का सेवन करने से व्यक्ति विशेष के शरीर में, जो इन कारणों का सेवन करता है उस व्यक्ति के शरीर में प्राण और उदान वायु का प्रकोप हो जाता है। और जब प्राण और उदान वायु कंठ मार्ग से जब निकलती है और फूटे हुए कांसे के पात्र के समान ध्वनि करते हुए जब वो वायु जब बाहर निकलती है तो उसको काश रोग हम कहते हैं, उस लक्षण विशेष के आधार पर। काश रोग के पूर्ण रूप बताते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि इसमें रोगी को गले में कोई सूख फंस रहा हो या चुभ रहा हो ऐसा लगता है, जैसे जो गेहूं आदि की जो बाली होती है वो जितनी शार्प होती है और वो कहीं चुभे और जैसी फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग काश रोग के पूर्व रूप में होती है। दूसरा पूर्व रूप बताते हुए चरक कहते हैं कंठ में कंडू, अर्थात गले में इचिंग होना, ये भी इसका एक पूर्व रूप है। और तीसरा भोजन में अरुचि या भोजन को निगलने में कठिनाई आती है। 3 पूर्व रूप चरक ने यहाँ विशेष रूप से काश के। अब पूर्व रूप की चर्चा के बाद हम 5 प्रकार के जो काश है, एक एक काश का निदान और उसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले वातज काश। वातज काश के जो निदान हैं उसमें जितने वातवर्धक निदान आप सोच सकते हैं उन निदानों को आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे रुक्ष, शीत, कषाय, इस प्रकार के गुण और रस वाले आहार का सेवन करने से, या अल्प आहार करने से, या प्रमितासन करने से, अति व्यवहार करने से, अति व्यायाम करने से, अधिक शरीर को थकाने वाला कार्य करने से, या वेग धारण आदि करने से आचार्य कहते हैं कि वात दोष कुपित हो जाता है और फिर वो अगर काश की संप्राप्ति वहाँ घटित होती है तो वातज काश को उत्पन्न करने वाला होता है। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने वातज काश को? इसमें कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, जैसे हृदय, पार्श्व और सिर में शूल होना। वातज काश में खांसी होने के साथ साथ हृदय में पार्श्व यानी लेटरल साइड में और सिर में शूल होता है।
स्वर भेद यानी स्वर की विकृति या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी इसमें देखने को मिलती है। उरह प्रदेश, कंठ और मुख प्रदेश में शुष्कता यानी कंठ का, मुख का इनका सूखना। रोमहर्ष यानी रोंगटे खड़े होने जैसा। रोग जब वृद्धि की अवस्था में होता है या वातस्कास जब बड़ा हुआ होता है, ऐसी स्थिति में कई बार रोगी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं खांसते खांसते। दौर्बल्य, आप जानते हैं वात जब भी बढ़ता है शरीर में अवतर्पण करता है, और अवतर्पण के कारण दौर्बल्य भी यहाँ देखने को मिलेगा अगर लंबे समय तक वातिक कास रहता है तो। और शुष्क काश, ये विशेष लक्षण है इसका वातिक कास का, सूखी खांसी चलती है। नॉन प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ हो तो उसमें तो कफ बाहर आता है, ये नॉन प्रोडक्टिव कफ है जिसमें कफ नहीं आता, सूखी खांसी चलती है। पर बहुत देर खांसी चलने पर अगर थोड़ा सा भी कह रहे हैं कि शुष्क कफ अगर निकलता है, ऐसे टर्म उन्होंने यूज़ किए, तो रोगी को किंचित लाभ मिलता है। और फिर उपसय अनुपसय से भी हम वातिक कास को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कास से। इसमें अगर हम वात शामक ट्रीटमेंट करें या ऐसा उपसय प्रयोग कराएं जो वात के लिए ठीक है, तो वातिक कास में लाभ होता है। जैसे स्निग्ध गुण, अम्ल और लवण रस वाले आहार और औषध का अगर हम प्रयोग करावें, उष्ण गुण वाले आहार का औषध का प्रयोग करावें, तो वातिक कास में लाभ होता है। अब पैक्तिक कास या पित्तज कास के बारे में देखें। इसके निदान में पित्त कोपक जितने कारण आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कटु उष्ण विदाही आहार का सेवन करना, आम्ल क्षार का अधिक मात्रा में सेवन करना, अधिक क्रोध करना, अग्नि या धूप में अधिक समय तक रहना, यानी अग्नि के पास अधिक रहना, सूर्य की धूप में अधिक देर रहना, इनसे पित्त का कोप हो जाता है, प्रकोप हो जाता है। और वो पित्त जो कास की जो सामान्य संप्राप्ति मैंने बताई, उस संप्राप्ति के अनुसार पैक्तिक कास को उत्पन्न करता है। इसके लक्षणों से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे पीला थूकाना, खांसने पर अगर वो कुछ थूकता है तो पीले वर्ण का होगा। नेत्रों का पीला होना। रोगी से अगर आप पूछेंगे कि मुंह का टेस्ट कैसा रहता है, तो वो कहेगा तिक्त रस रहता है, कड़वा कड़वा लगता है मुंह में, ऐसा कहेगा। स्वर भेद यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इसमें भी देखी जाती है। और एक और विशेष लक्षण है पैक्तिक कास का, जिससे आप और कास से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रोगी कहेगा कि मेरे छाती में से धुआं निकल रहा है, ऐसी फीलिंग होती है। ये पित्त का विशेष कार्डिनल सिम्टम है। क्योंकि पित्त उष्ण गुण वाला है, तीक्ष्ण गुण वाला है, इस उष्ण गुण वाला होने से उसको बर्निंग होती है और ऐसा लगता है जैसे उससे धुआं निकल रही है। इसीलिए अन्य लक्षणों में आचार्य कहते हैं कि पैक्तिक कास में तृष्णा, दाह ये लक्षण भी होते हैं। दाह यानी बर्निंग सेंसेशन, और भ्रम यानी गिडीनेस, चक्कर आने जैसा भी यहाँ पर होता है अगर रोग बहुत बड़ा हुआ है। और अधिक बड़े हुए रोग में कई बार मूर्छा भी हो जाती है। रोगी को कई बार ज़्यादा देर जब खांसी चलती है तो उसको दिन में भी तारे दिखाई देने लगते हैं, जबकि एक्चुअली हम सबको दिख नहीं रहे होते हैं। उस समय खांसते समय उसको तारे जैसे दिखाई देते हैं आसमान में। और पित्त मिला हुआ कफ वो थूकता है। इन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि अमुक रोगी पैक्तिक कास से पीड़ित है। अब कफज कास, इसके निदान, जितने कफवर्धक निदान है, जैसे गुरु, अभिसंधि, मधुर, स्निग्ध गुण वाले आहार का अधिक सेवन करना, 12 महीने दीवा स्वप्न करना। ग्रीष्म में दीवा शयन तो आयुर्वेद में इंडिकेटेड है, लेकिन 12 महीने कोई दीवा स्वप्न करे, अधिक स्वरूप में कोई निद्रा का सेवन करे, और शारीरिक श्रम का नितांत अभाव हो, तो आचार्य कहते हैं इन कारणों से कफ बढ़ जाता है और फिर वो वायु का मार्ग अवरुद्ध करके कफज कास को उत्पन्न करता है। इनिशियली कोज सारे कफ के थे, आप जब हिस्ट्री लेंगे तो उससे पता चलेगा। तो उससे बड़ा हुआ कफ जब वायु के मार्ग का अवरोध करता है तो कास उत्पन्न होता है। तो किसके कारण से उत्पन्न हुआ? बड़े हुए कफ के कारण। इसलिए इस कास को, भले वायु का मार्ग अवरुद्ध हुआ और उस कफ को एक्सपेल आउट करने के लिए खांसी हो रही, पर मूल कारण कफ है। कफवर्धक निदान का सेवन किया, इसलिए इसको कफज कास कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? रोगी से अगर आप पूछेंगे तो वो मंदाग्नि के बारे में बताएगा, उसको भूख कम लगती है आदि, अरुचि, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, कभी कभी छर्दी या वॉमिटिंग भी हो जाती है। खांसी तो मुख्य लक्षण है जो पांचों में रहेगा ही, लेकिन ये दोष के अनुसार होने वाले कुछ लक्षण भी यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रतिश्याय यानी कफज कास में प्रतिश्याय लक्षण भी देखने को मिल सकता है। उत्क्लेश, जी मिचलाने जैसा, नोजिया सेंस भी, हैवीनेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स ये भी होगा। और रोगी से अगर पूछेंगे मुंह का टेस्ट कैसा रहता है, तो वो कहेगा मीठा मीठा रहता है मुंह का टेस्ट, मधुर रस वो बताएगा मुंह का। और अधिक मात्रा में मधुर, स्निग्ध और घन कफ का निकलना, ये फिर कार्डिनल सिम्टम है। कफज कास में खांसने पर जो कफ निकलेगा वो मात्रा में अधिक होगा, मधुर होगा, स्निग्ध होगा और थिक होगा, घन यानी थिक होगा। ये विशेष लक्षण है। और एक और विशेष लक्षण है कफज कास का, जो अन्य कास में नहीं मेंशन है कहीं भी, कि खांसी के समय इसमें वक्ष में दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव कफ टाइप का, इसमें कफ सफिशिएंट मात्रा में बनता है और निकलता भी है। इसलिए वो कफ निकलता है तो शरीर में बहुत अधिक, मुझे लगता है खांसने से भी इंजरी नहीं होती उसको निकालने तक।
या हो सकता है व्याधि महिमना ये लक्षण हो, लेकिन कफज कास में चरक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि खांसते समय इसमें वक्ष यानी चेस्ट रीजन में पेन नहीं होता है। और या यूं मान लें, उन्होंने कहा कि अरुक यानी अरुक को हम अल्प रुक के अर्थ में भी ले सकते हैं कि ठीक है, अधिक देर खांसी चलेगी तो अल्प रुजा होती है, लेकिन अधिक रुजा इसमें नहीं होती। अरुक को हम अल्प रुजा के अर्थ में भी ले सकते हैं। अब चौथा है क्षतज कास। क्षतज कास के निदान क्या है? जितने कारण क्षत क्षीण चिकित्सा अध्याय जो चरक का 11वां चैप्टर है चिकित्सा स्थान का, साहसजन्य जितने कारण बताएं, उन साहसजन्य कारणों का अगर सेवन व्यक्ति करता है, अपने बल से अधिक व्यायाम व्यवहार आदि करता है, या अपने से बलवान से युद्ध करना आदि करता है, या किसी कारण से चेस्ट पर कोई इंजरी होती है, तो उसके कारण जो होने वाला जो कास है वो क्षतज कास है। आचार्य स्पष्ट रूप से कहें, अति मैथुन करना, अधिक भार का वहन करना, अपने से बलवान से युद्ध करना, हाथी घोड़े आदि जो हमसे शक्ति में अधिक होते हैं उनको बलपूर्वक नियंत्रित करने की कोशिश करना, इससे उरव प्रदेश में क्षत हो जाता है और उससे वात का प्रकोप हो जाता है और फिर वहाँ पर क्षतज कास उत्पन्न होता है। तो चूंकि ये कास मूल रूप से क्षत होने से फिर वात का प्रकोप और फिर वहाँ क्षत में होने वाली ब्लीडिंग आदि, उससे मार्गावरोध और फिर कास की उत्पत्ति है, तो मूल कारण क्षत होने से इसको क्षतज कास कहते हैं। कैसे पहचाने क्षतज कास के मरीज को? पहले उसको सूखी खांसी होती है, काफ़ी देर तक खांसता है, कुछ नहीं निकलता, लेकिन जब अधिक देर खांसता है तो बाद में फिर ब्लीडिंग, थोड़ा बहुत ब्लड देखने को मिलता है थूक के साथ। फिर कंठ और छाती में विशेष रूप से दर्द होना, क्योंकि छाती में चेस्ट रीजन में उसको क्षत हुआ है, चेस्ट वुंड हुआ उसको, तो कंठ और छाती में विशेष दर्द होना। तोदवत पीड़ा, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन भी वहाँ पर होता है, और आप अगर वेदनास्थल यानी चेस्ट रीजन में स्पर्श करेंगे तो वहाँ पर स्पर्शा संयता मिलेगी, मीन्स टेंडरनेस वहाँ पर मिलेगी, ये भी एक विशेष लक्षण है इसका। और चूंकि क्षत और वेदना आदि के कारण साथ में ज्वर, श्वास कष्ट आदि ये लक्षण भी मिलते हैं। और एक और विशेष लक्षण क्षतज कास का है, जो कि कई सारे एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछा जाता है कि क्षतज कास का मरीज जो है वो पारावत इव कूजन करता है। पारावत कबूतर को कहते हैं, यानी जब वो खांसता है तो कबूतर के समान अस्पष्ट ध्वनि उसके गले से निकलती है, अव्यक्त ध्वनि उत्पन्न करता है, उसको पारावत इव कूजन कहते हैं। अब पांचवा है क्षयज कास। क्षयज कास के निदान को बताते हुए आचार्य चरक ने कहा कि विषमासन का सेवन करने से भी क्षयज कास हो सकता है। असात्म्य भोजन, जो आपको साथ में नहीं है उसका निरंतर भोजन करने से भी धातुएं आदि जो है सम्यक रूप से नहीं बनती है और उसके कारण क्षयज कास हो सकता है। अति व्यवहार से भी क्षयज कास हो सकता है और वेग धारण से भी हो सकता है। यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्षतज कास में हमने कहा कि राजयक्ष्मा के 4 कारणों में या क्षत क्षीण के जो कारण है साहसजन्य कारण, उस साहसजन्य कारण के कारण क्षतज कास होता है, लेकिन क्षयज कास में राजयक्ष्मा के 3 कारणों को इन्होंने ले लिया है। विषमासन जो है वो अपने आप में एक अलग से कारण है राजयक्ष्मा का, जो कि क्षय करने वाला होता है। अति व्यवहार भी क्षय करने वाला होता है। और फिर वेग धारण, जिसको अलग से आचार्य ने कहा, यानी धातु क्षय के कारण भी यहाँ पर है, और वेग धारण रूप जो कारण है जो कि अलग से आचार्य मेंशन करते हैं राजयक्ष्मा में, वो भी यहाँ पर क्षयज कास के निदान में आचार्य चरक ने कहा। इन हेतुओं से क्या होता है, व्यक्ति की अग्नि जो है वो विकृत हो जाती है, पाचन शक्ति विकृत हो जाती है, और जब पाचन शक्ति विकृत हो जाती है तो तीनों दोषों को विकृत कर देती है, और तीनों दोषों की विकृति से फिर एक क्षयज कास होता है। इतना सा निदान जानने से भी हमें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए एक क्लू मिल जाता है कि क्षयज कास में एक तो क्षय की चिकित्सा करनी है और दूसरी त्रिदोष शामक चिकित्सा करनी है। कैसे पहचाने क्षयज कास को? इसके लक्षण भी बहुत कार्डिनल हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण है दुर्गंधित हरे, लाल और पूज जैसे कफ का निकलना, यानी डिफरेंट कलर का जो कफ है वो वहाँ निकलता है खांसने पर। कास के समय हृदय के स्थान च्युत होने की अनुभूति, रोगी को यूँ लगता है खांसते समय क्षयज कास के मरीज को जैसे उसका हृदय अपनी जगह से खिसक गया है, अकारण ही, कभी उष्ण और कभी शीत से पीड़ित। कभी रोगी कहता है मुझे गर्मी जैसा लग रहा है, कभी अचानक ही कहता है शीत लगने जैसा हो रहा है, जबकि औरों को शीत नहीं लग रहा होता है। अधिक खाने पर भी दुर्बल और कृश होना, क्षयज कास में ये एक विशेष लक्षण है जो कि और किसी कास में नहीं आया। रोगी पर्याप्त मात्रा में भोजन लेता है फिर भी निरंतर दुर्बल और कृश होता रहता है, क्योंकि शरीर में पैथोलॉजी क्षय की हुई पड़ी। इसलिए यहाँ पर वो जो पर्याप्त मात्रा में आहार ले रहा है, जिसको सामान्य सिद्धांत से वृद्धि करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाता है। क्यों? कि सामान्य का विरोधी कारण क्षय की परंपरा उसके शरीर में, ऊपर जो निदान हमने चर्चा की है, विषमासन, वेग धारण, अति व्यवहार आदि, उनके माध्यम से क्षय की परंपरा हुई पड़ी।
तो वो विरोधी कारण है सामान्य सिद्धांत का, इसलिए पर्याप्त मात्रा में आहार लेने पर भी रोगी दुर्बल और कृश दिखाई देता है। अब एक विशेष लक्षण है जो कि व्याधि महिमना इसमें होता है कि शरीर का वर्ण और त्वचा इसमें स्निग्ध होती है और नेत्र उसके शोभा युक्त दिखाई देते हैं। क्षयज काश में पूरे शरीर में क्षय हुआ पड़ा है, धातुएं क्षय अवस्था को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में नेत्र का शोभायमान या सुंदर दिखना उचित नहीं प्रतीत होता, और ये शरीर की त्वचा आदि भी स्निग्ध है और नेत्र जो है सुंदर या शोभायुक्त दिखाई दे रहे हैं। ये दो जो लक्षण हैं ये व्याधि महिमा से होने वाले लक्षण हैं, इनको कार्य कारणवाद से समझना कठिन है। उसके बाद फिर एक लक्षण दिया कि विभिन्न, चूंकि त्रिदोषज विकार है तो दोषों के मिश्रित लक्षणों से युक्त ज्वर होता है, यानी एक दोषज ज्वर यहाँ नहीं होता है, एक से अधिक दोषों के लक्षण ज्वर में देखने को मिलते हैं। और एक लक्षण और यहाँ कभी पतला कभी गाढ़ा मल होना, कभी पतला मल त्याग करता है कभी गाढ़ा मल। ऐसा क्यों? हमने ऊपर आपको निदान में स्पष्ट रूप से कहा था चरक के माध्यम से कि क्षयज काश के जो निदान है उनके कारण अग्नि मंद हो जाती है, और जब अग्नि मंद हो जाती है तो आहार का पाचन समुचित रूप से नहीं होता। जब आहार का पाचन समुचित नहीं होगा तो किट्ट का निर्माण भी सम्यक नहीं होगा और प्राकृत स्वरूप में नहीं होगा, इसलिए उसका निष्कासन भी सम्यक रूप से नहीं होगा और उसकी कंसिस्टेंसी भी जैसे नॉर्मल है वैसी नहीं होगी। कभी पाचन हो गया तो जैसा सेमी सॉलिड रहना चाहिए वैसा आएगा, कभी पाचन नहीं हुआ, आम दोष हुआ तो पतला मल भी वहाँ त्याग कर सकता है। और एक लक्षण और एक अकारण स्वर भेद होना, ये भी क्षयज काश के लक्षण में यहाँ बताया। ये पांचों प्रकार के काश के निदान और लक्षणों को संक्षेप में मैंने आपको बताया। अब देखिए इनकी साध्या साध्यता के बारे में चरक क्या कहते हैं। सबसे पहले क्षयज काश के बारे में कहते हैं वो, जिसको हमने 5वें नंबर पे पढ़ा कि दुबले पतले व्यक्ति में अगर क्षयज काश है तो वो असाध्य होता है, लेकिन अगर बलवान व्यक्ति में है क्षयज काश तो वो साध्य है। क्षयज काश अगर बलवान व्यक्ति में है तो वो साध्य है। यहाँ बलवान को कंपेरेटिवली बलवान मानना चाहिए और दुबले पतले को बहुत अधिक ही वीक या लीन एंड थीन यहाँ समझना चाहिए। क्षतज काश में क्या कहते हैं कि क्षतज काश जो है वो अगर दुबले पतले व्यक्ति में है तो असाध्य है, और बलवान व्यक्ति में भी है तो क्षतज काश जो है वो याप्य है। क्षतज जो उरक्षत आदि के कारण होता है वो काश दुबले पतले में तो असाध्य है, और अगर बलवान रोगी भी है तो उसमें याप्य है। लेकिन अगर नया नया क्षयज और क्षतज काश है तो, और गुणवान चतुष्पाद अगर है और टाइमली ट्रीट अगर करते हैं तो साध्य भी है। नया क्षयज और क्षतज काश अगर है और यदि गुणवान चतुष्पाद है तो वो साध्य भी होता है, ऐसा चरक कहते हैं। और वृद्धों में यानी ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें होने वाला जो जरा काश यानी जरा अवस्था के कारण होने वाला जो वहाँ काश है वो याप्य होता है, ऐसा कहा है उन्होंने। और वातज, पित्तज और कफज, ये एक दोषज जो अलग अलग 3 काश हमने शुरू में डिस्कस किए वो साध्य है। इनको इन दोषों का विचार करके और रोग की प्रकृति का विचार करते हुए ट्रीट करना चाहिए। अब हम चूँकि मैंने शुरू में आपको कहा कि काश को मॉडर्न में कफ कहते हैं, तो इस कफ डिजीज़ जो है उसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी संक्षेप में हम आपको बताएं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कफ या काश रोग के बारे में क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, कफिंग इज द बॉडीज वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ एन इरिटेंट्स सच एज म्यूकस, स्मोक, एलर्जेंस लाइक डस्ट, pollen, etc. So what they say, coughing is the body's way of getting rid of the irritants, whatever irritants enter into your respiratory tract. It is the reflex action of our body which appear in the form of the cough. And the another important information about the cough from medical point of view, when something irritates or obstructs our throat or airway, the nervous system sends an alert to the brain, and brain responds by sending impulses to the muscles of the chest and abdomen to contract and expel a burst of air. You see, here in this second information, what they say that whenever there is something irritating in the respiratory tract or something obstructing the throat or the airways in the respiratory tract, then what happens? Nervous system sends impulses to the brain, and brain responds by sending impulses to the muscles of the chest and abdomen to contract. And what happens by the contraction of the muscles? They expel a burst of air. बस्ट यानी एयर को फोर्सफुली बाहर की ओर निकालते हैं। आयुर्वेद में मैंने शुरू में आज के व्याख्यान में जो शुरू किया उस समय आपसे कहा था कि दोष की गति कैसी होती है कि इसमें वायु की ऊर्ध्व गति देखी जाती है। सेम थिंग यू कैन सी इन द मॉडर्न मेडिसिन इन द वर्ड्स एक्सपेल्स ए बर्स्ट ऑफ एयर। व्हाट हैपन्स इन कफ? एज ए रिफ्लेक्स एक्शन और रिएक्शन ऑफ द बॉडी,
just to remove that irritant or obstruction, the muscle contract and expel a burst of air, जो कि वायु की ऊर्ध्व गति को सिद्ध करता है। अगर टाइप्स ऑफ कफ देखें मॉडर्न मेडिसिन में तो कई तरह के वर्गीकरण है, पर एक जो बहुत अधिक प्रचलित है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्लासिफिकेशन मैंने दिया कि on the basis of the clinical symptoms we observe, there are two type of cough mentioned in modern medicine. The first one is wet cough and the another one is dry cough. Wet cough को productive cough भी कहते हैं और dry cough को non productive cough भी कहते हैं. Now what we know about wet cough or what they say, you see, a wet cough also called productive cough brings up mucus, जिसमें mucus बाहर आवे, कफ बाहर आवे, वो wet cough है. Cold or the flu generally causes wet cough. What are the causes which cause the wet cough? So here is the answer. Cold or the flu generally causes wet cough. And apart from this, pneumonia, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, chronic bronchitis, acute bronchitis and asthma also causes wet cough. Wet cough sounds wet because of mucus being pushed out by the body. Because there is mucus and that comes out by the cas or cough or coughing. So if we listen the sound, the wet sound of the cough, we can feel. In wet cough, patient feels as if something is stuck in his or her throat. इस वेट कफ में रोगी से अगर पूछो तो वो कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है, कुछ चिपका हुआ कफ जैसा, ये भी एक उसका लक्षण है. What about dry cough? A dry cough is a type of cough in which mucus does not come out. Very easy to understand कि इसमें कफ नहीं आता है, व्यक्ति केवल खांसता मात्र है, कफिंग करता है. Dry cough are often difficult to manage. It is very important and it should be kept in our mind that dry cough are often difficult to manage and may present in long fits. This is the cardinal symptom and very severe type of symptom which should be addressed very carefully, which should be treated very carefully. And this thing should be kept in our mind very clearly that dry cough is difficult to manage and may present in long fits. I am repeating this line, and it is because of inflammation or irritation in the throat. It may be due to inflammation or irritation. Dry cough are often caused by upper respiratory infections such as cold and flu. इनके कारण dry cough भी हो सकता है. Other causes of dry cough are laryngitis, sore throat, tonsillitis, sinusitis, allergies, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसमें भी ड्राई कफ देखने को मिल सकता है. एक्सपोजर टू इरिटेंट सच एज एयर पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक एट्सेट्रा, इनके कारण भी ड्राई कफ होता है. ये मॉडर्न की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने healthline.com से एक्सेस किया. और एक और इन्फॉर्मेशन हमने एक दूसरी वेबसाइट से लिया है, उसमें देते हैं कि इफ़ कफ लास्ट इन लेस देन 3 weeks इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्यूट कफ. दूसरा भेद एक्यूट और क्रॉनिक कफ ड्यूरेशन वाइज हम जानना चाहते हैं, वो यहाँ मैंने दिया है. ये इस वेबसाइट का नाम है mayoclinic.org. वो कहते हैं इफ़ कफ लास्ट इन लेस देन 3 weeks इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्यूट कफ. मीन्स अगर 3 सप्ताह से पहले खांसी या कास रोग ठीक हो जाता है, या 3 सप्ताह से पहले का जो कास रोग है वो एक्यूट कफ कहलाता है. इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर मोर देन 8 weeks इन एडल्ट, अगर ये एडल्ट में 8 सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक कास का वेग बना रहता है, रोग बना रहता है, और चिल्ड्रन में 4 weeks से भी ज़्यादा अगर बना रहता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड द क्रॉनिक कफ. तो उसको मॉडर्न मेडिसिन वाले क्रॉनिक कफ मानते हैं. मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ कि अगर 3 सप्ताह तक ही खांसी रहे और फिर ठीक हो जाए तो उसको वो एक्यूट कफ कहते हैं. और अगर 8 सप्ताह से भी अधिक एडल्ट में रहे खांसी, या छोटे बच्चों में 4 सप्ताह से अधिक रहे, तो उसको वो क्रॉनिक कफ कहते हैं. Thank you very much.